हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंपनी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड वीडियो है ये हमारा। तो इससे पहले हमने कंपनी के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार और एट प्रीमियम हमने पढ़ रखा है। और ये थर्ड वीडियो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसका हिंट मैंने सेकेंड वीडियो में भी आपको दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये पिक्चर भी यही सेकंड वीडियो में था आपका ये। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया कि जब भी कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, लेकिन बदले में वो पैसे नहीं ले रही है, यानी कि शेयर होल्डर्स को इनवाइट नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो कंपनी ने कोई अदर बिजनेस को खरीदा है, ठीक है, किसी और बिजनेस को खरीदा है, या कोई एसेट्स खरीदा है, या तो प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स को इशू कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई एसेट खरीदा है या कोई बिजनेस खरीदा है तो उसे पैसे न देके शेयर्स दे दिया जाता है, शेयर्स दे दिया जाता है, तो इसे ही इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। उसी तरह से प्रमोटर्स हो गए कंपनी के, या अंडरराइटर्स हो गए, या ब्रोकर्स हो गए, तो इन सभी को भी कैश न देके शेयर्स ही इशू कर दिया जाता है। तो ऐसे इशू को इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी दो तरीके से इशू हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है। कि जो फेस वैल्यू रहता है कंपनी का, कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू जो रहता है, तो उतने ही पे अगर इशू किया जाता है तो एट पार हो गया, और उससे ज्यादा में अगर इशू किया जाता है तो एट प्रीमियम हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, अग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स टेकन ओवर लेस अग्रीड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज अज्यूम्ड। जैसे अगर किसी बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं तो उसके एसेट्स को भी हम लोग परचेज करेंगे और उसके लाइबिलिटीज को भी हम लोग लेंगे। तो एसेट्स जैसे मान लेते हैं कि सभी एसेट्स को मिला के 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है, और उस कंपनी का लाइबिलिटीज 20,000 था। तो अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये 80,000, यानी हमें कितना पेमेंट करना है, 80,000 हम यहाँ पे, ये परचेज कंसिडरेशन आ गया, है ना। ये 80,000 अब इसे देना है, ठीक है। तो ये 80,000 रुपीज जो हो गया, ये परचेज कंसिडरेशन हमारा बना, यानी ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज हुआ तो। या तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं या कोई एसेट परचेज कर लिए, तो मान लेते हैं वो 1 लाख का है, तो यही परचेज कंसिडरेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो जब भी परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे हमारा एसेट से ज्यादा होगा, तो फिर यहाँ पे एक बैलेंसिंग आएगा, गुडविल अकाउंट। ये क्या होगा आगे अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज में देखेंगे। और दूसरा है ये जस्ट अपोजिट, कि नेट एसेट्स अगर ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो वहां पे बैलेंसिंग कैपिटल रिजर्व अकाउंट होगा। अब इसको हम लोग यहां से समझ लेते हैं, ये देखो। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है कि नंबर और क्लासेस ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आर डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। वैसे बैलेंस शीट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें से भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन सिंपली नोट्स टू अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। अब जैसे इसका जर्नल एंट्री समझो, तो जर्नल एंट्रीज में क्या है कि अगर हम कोई बिजनेस को परचेज कर रहे हैं या किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ एसेट्स को परचेज करेंगे तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू टू वेंडर हो जाएगा, ठीक है, जिससे भी हमने परचेज किया है, सिर्फ एसेट्स को अगर परचेज करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स हो जाएगा, ठीक है, कि वेंडर में अब जितना उसको पेमेंट करना है वही यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बना। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो उसके सभी एसेट्स को हम परचेज करेंगे। तो जैसे अब नेमली सब एसेट्स को लिखेंगे, जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद फर्नीचर अगर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। डेटर है तो डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो यानी सन्ड्री एसेट, सभी एसेट्स को हम लोग नेम वाइज यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन अभी आप छोड़ देना। फिर उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटीज जितने भी रहेंगे नेम वाइज, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, ये सभी कुछ हम लोग यहाँ पे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज में मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि वेंडर को पेमेंट कितना करना है। क्वेश्चन में आपको जनरली गिवन रहेगा कि वेंडर को पेमेंट कितना करना है, तो वो भी यहाँ पे वेंडर के पेमेंट्स में लिख देंगे टू वेंडर। वेंडर कौन हो गया कि जिससे हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं या जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अब अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, यहाँ पे देख लो कि अगर इतना ही करने के बाद क्रेडिट साइड अगर बड़ा आ रहा है,
यानी डेबिट साइड छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर जो हमने स्पेस छोड़ा था वो हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा जो क्रेडिट साइड है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है, या मान लो अभी एक छोटा सा फिगर ले लेते हैं कि 100 है, ठीक है, और यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स हमारा 20 है, ठीक है, तो अब बाकी कितना बचा 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। उसी तरह से जस्ट ऑपोजिट कि अगर डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है, अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा आ रहा है तो यहाँ पे बैलेंसिंग में कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ये सभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जर्नल एंट्री का एक यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं, ठीक है, इस सभी को क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब आता है, तो जब क्रेडिट साइड बड़ा रहता है तो बैलेंसिंग फिगर में गुडविल दिखेगा, और जब डेबिट साइड बड़ा रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कि वेंडर को पेमेंट, तो ऑन पार्ट ऑफ वेंडर पेमेंट, तो अगर मान लेते हैं कि कुछ पैसे उसे कैश से दे दिए या चेक दे दिया हमने या बिल्स पेबल दे दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जैसे मान लेते हैं कि वेंडर को पेमेंट करना है 1000, तो 1000 में बोला जा रहा है क्या कि 1000 रुपीज में से, है ना, 1000 रुपीज में से अभी वेंडर को कितना पेमेंट कर दो कैश, तो कैश 200 रुपया दे दो, या चेक 500 का दे दो, है ना, या बिल्स पेबल जो है ये दे दो यहाँ पे इसको 200 का। तो अगर ये तीनों में से कुछ भी रहे, है ना, दो तरीके से पेमेंट की, एक तो कुछ पार्ट हमने कैश में दे दिया या चेक के थ्रू दे दिया या बिल्स पेबल के थ्रू दे दिया, तो ये हो जाएगा इतना, और जो बाकी बचा अब उसे हम लोगों को क्या करना है, शेयर्स से इशू करना है ना, ऑन द इशू ऑफ शेयर्स जो बाकी बचेगा। तो बचेगा तो अगर पार पे है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इसमें एक ही बार में सेटलमेंट हो जाता है। और अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व नहीं जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम चला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स पार वाले में नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने का, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है वो निकालने का कोई जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा प्रीमियम पे रहता है तो ये निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड थ्रू शेयर्स, शेयर्स के थ्रू हम लोग जो परचेज कंसिडरेशन पे करने वाले हैं बाय इशू प्राइस पर शेयर, तो इशू प्राइस क्या हो जाता है, जितना भी फेस वैल्यू रहेगा और प्लस प्रीमियम हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, वही इशू प्राइस हो जाएगा। तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू आप समझो इसको कि ये क्वेश्चन है हमारा कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का परचेज किया गया है बिजनेस कितने रुपए में, तो फॉर 9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन दे रखा है कि 9 लाख में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा अगर बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और पेमेंट करना है 9 लाख, तो 9 लाख लिख दिया हमने। और ये पार पे इशू हो रहा है, इसमें दो केस हो गया कि अगर पार पे इशू कर रहे हैं और दूसरा एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो पार पे इशू कर रहे हैं तो सीधा सिंपल सा हमारा वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कि वाई लिमिटेड वेंडर है तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख, पार पे होगा तो कोई टेंशन नहीं, है ना, सीधा सीधा हमने अमाउंट लिख दिया। लेकिन प्रीमियम पे होगा तो अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ठीक है प्रीमियम पे होगा तो यहाँ तो वाई लिमिटेड में तो 9 लाख लिख दिया, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी मैंने ऊपर में फॉर्मूला आपको बताया, क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला यहाँ पे था परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड इन शेयर्स, तो शेयर्स के थ्रू में परचेज कंसिडरेशन कितना पे करना है, तो 9 लाख पे करना है। यहाँ पे आप देख लो इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप देखो कि 9 लाख हमें पे करना है, और इशू प्राइस कितना है, तो इशू प्राइस अभी मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 रुपीज का जो हमारा शेयर्स है और प्रीमियम इसका बोल रहा है 25%, तो प्रीमियम कितना हो गया 2.5, ठीक है, तो 2.5 तो टोटल कितना हो गया 10 रुपए प्लस 2 रुपया 50 पैसे, यानी कि 12 रुपए 50 पैसे। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, इसे हमने डिवाइड किया 9 लाख डिवाइडेड बाई 12.50, तो ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ गया कि नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना हुआ है 72,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 72,000 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने लिख दिया 7,20,000, और फिर 72,000 इंटू प्रीमियम का पैसा कितना था 2.5, ठीक है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 72,000 इंटू 2.5 कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1,80,000।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रीमियम का अगर रहेगा केस तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना जरूरी है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, ट्यूलिप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच credited as fully paid to the promoters for their services. It also issued 30,000 shares of ₹10 each credited as fully paid to underwriters for their commission. तो अब यहाँ पे दो को इशू किया जा रहा है, एक तो प्रमोटर्स को इशू किया जा रहा है और एक अंडरराइटर को। तो देखो, प्रमोटर को जब इशू किया जाता है तो वहां पे हो जाता है इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, तो इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर्स को इशू किया जा रहा है कितना, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये क्या हो गया, 5 लाख हो गया, है ना, 50,000 इंटू 10। और जो अंडरराइटर्स को इशू किया जा रहा है, तो अंडरराइटर्स के लिए हमारा एंट्री दो फेज में चलता है, तो दो एंट्री होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटर होता कौन है, तो अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी को अगर शेयर्स अपने बिकवाने होते हैं तो अंडरराइटर से ये कंसल्ट करता है। अंडरराइटर से ये गारंटी लेता है कि हम आपके शेयर्स को सेल करवा देंगे, और अगर नहीं सेल करवा पाए तो हम खुद परचेज कर लेंगे। तो ये एक तरह से हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए अंडरराइटर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है। तो इसके बदले में, ये काम करवाने के बदले में अंडरराइटर्स अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स हो गया, इसे 3 लाख पेमेंट करना था। कैसे, तो 30,000 इंटू 10। ठीक है, 3 लाख पेमेंट यहाँ पे करना था, तो शेयर कैपिटल के थ्रू होगा, तो अंडरराइटर अकाउंट सेकंड एंट्री इसका हो गया, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन के देख लेते हैं, तो इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख रुपीज, 25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। किंग लिमिटेड पेड the purchase consideration by issuing 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 10%। ठीक है, यहाँ पे तो बता ही दिया हमारा कि कितना शेयर्स इशू हो रहा है ना, ये तो निकाल के ही दे दिया है कि 10,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए वाले, प्रीमियम पे हो रहा है 10%, यानी कि 100 का 10% 10 रुपए, एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। 11 लाख रुपीज किससे पे किया जा रहा है, बैंक ड्राफ्ट से हमारा पे किया जा रहा है। कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि हमने एंट्री क्या दिया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 लाख एसेट्स लिया हमने। फिर मैंने आपको बोला था एक लाइन छोड़ देने के लिए, उसके बाद टू सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखने के लिए, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने लिया है यहाँ पे 6 लाख का, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। और क्वीन लिमिटेड को पेमेंट करना है, परचेस कंसिडरेशन बोल रहा है ना, तो क्वीन लिमिटेड को यहाँ पे पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, तो हमें परचेस कंसिडरेशन पता नहीं है, ये 22 लाख तो मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया है, तो अभी हमें ये पता नहीं है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का भी पता नहीं है कि गुडविल ही आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। तो देखो हमारा इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें पता नहीं है, क्या क्या मिसिंग है, तो इसको कट कर दो, गुडविल को कट कर दो, ये अभी हमने स्पेस छोड़ रखा है, और इधर क्वीन लिमिटेड लिख तो दिया है लेकिन ये अमाउंट हमें अभी पता नहीं है, तो इसे कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देख लो हमारा कैसे परचेस कंसिडरेशन को पता करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशू शेयर इशूड ये कितना बोल रहा है, तो 10,000 इंटू 100 ये हमारा बोल रहा है, तो 10 लाख रुपीज तो यहाँ आ गया। फिर बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 10 रुपया था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर्स पे 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए है, यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए। फिर बोल रहा है कि बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट जो कर रहे हैं उसे 11 लाख का, यानी दो तरीके से पेमेंट हो रहा है, कुछ पैसा उसे बैंक ड्राफ्ट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, और कुछ पैसा शेयर कैपिटल शेयर्स के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हमारा शेयर कैपिटल के थ्रू हो रहा है और कुछ हमारा बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हो रहा है, तो इन सभी को जोड़ के हमारा आ गया क्या, 22 लाख, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। इस तरीके से हमें परचेस कंसिडरेशन का तो पता चल गया। तो जैसे ही हमने परचेस कंसिडरेशन यहाँ 22 लाख रुपीज लिख दिया, तो हमें पता चला कि हमारा क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है, यानी कि क्रेडिट साइड में 28 लाख आ रहे हैं और इधर तो 25 लाख लिखा हुआ है, तो डेबिट लैग कर रहा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया,
और अगर डेबिट बड़ा रहता और क्रेडिट साइड हमारा छोटा रहता तो फिर कैपिटल रिजर्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, यही बैलेंसिंग फिगर है। ये कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया। क्लियर। फिर उसके बाद ये पहला एंट्री तो हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड एंट्री में हमें क्या करना है, कुछ हमें बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है और कुछ शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना है। तो क्वींस लिमिटेड यहाँ पे डेबिट हुआ, 22 लाख इसे पेमेंट करना है। शेयर कैपिटल के थ्रू बोला गया कि 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 10 है ना, 10 रुपीज ये प्रीमियम का गया, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख हो गया। और यहाँ पे बोल रखा है बैंक ड्राफ्ट से 11 लाख यहाँ पे पेमेंट किए जा रहे हैं, तो टू बैंक 11 लाख। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसका एंट्री होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीको लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹4,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000, ठीक है, ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3,20,000। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि यहाँ पे एसेट लिया गया है, एसेट्स कितने का लिया गया है, 4,80,000 का, और लाइबिलिटी हमने कितने का लिया है, तो लाइबिलिटी 80,000 का है, ऑफ मित्तल लिमिटेड। तो वेंडर कौन हो गया, मित्तल लिमिटेड यहाँ पे हो गया, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000। 3,20,000 यहाँ परचेज कंसिडरेशन भी दे रखा है, हमें कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। फिर है कि 20,000 रुपीज वर पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 months and the balance by issue of fully paid 8% preference shares of ₹100 each at a premium of 50%। अब ये लाइन को अच्छे से समझो, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या कि 20,000 रुपीज जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड बाय एक्सेप्टेंस इन फेवर, यानी कि ये हो गया बिल्स पेबल, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। यानी कि अब बोल रहा है कि 3,20,000 हमारा है ना, 3,20,000, 3,20,000 क्या है, परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, तो ये 3,20,000 हमें देना है मित्तल लिमिटेड को, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि 20,000 जो है ना वो 20,000 बिल्स पेबल से पे किया जाएगा, यानी कि बाकी जो बचा 3 लाख, तो ये 3 लाख रुपए कैसे पेमेंट किया जाएगा, ये शेयर्स के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एंट्री करेंगे। तो सन्ड्री एसेट को हमने डेबिट कर दिया, ऊपर लिखा हुआ है 4,80,000 एसेट। लाइबिलिटीज हमने लिया है, तो टू लाइबिलिटीज 80,000 का लाइबिलिटीज। मित्तल लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन दे रखा है निकाल के 3,20,000, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर हमारा, टू कैपिटल रिजर्व, यही क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये हो गया 80,000, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो पेमेंट का है, तो मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,20,000, बिल्स पेबल बोला जा रहा है 20,000 से पेमेंट कर दिया, और बाकी अब बचा 3 लाख। तो अब इसमें से हमारा हमें ये नहीं पता है, 3 लाख में हमें ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है हमें कि कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, है ना, क्या ये बोला है, तो नहीं बोला है। तो बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे क्या बोला, फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर। तो 8% का मतलब क्या है, तो 8% क्या होता है ना कि अब जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गए या डिबेंचर्स आगे आप जब पढ़ोगे तो देखोगे उसके नाम के आगे कोई परसेंट लगा हुआ रहता है, 8%, 9%, 10%। तो ये जो परसेंट है ये शो करता है उसका डिविडेंड के रेट को या इंटरेस्ट के रेट को। तो इसका हमारा जर्नल एंट्री से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये प्रेफरेंस शेयर का नाम ही है, 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 50% सिक्योरिटीज प्रीमियम से पेमेंट किया जा रहा है। 50% किसका, ये 100 रुपए का, यानी कि 100 का जो शेयर्स है उसे 150 में, है ना, ये प्रीमियम मिला के 150 में इसको इशू किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, अमाउंट पेबल जो हमारा है, तो अमाउंट पेबल शेयर्स के थ्रू कितना है, तो देखो अमाउंट पेबल तो 3,20,000 है, लेकिन बिल्स पेबल उसमें 20,000 है, तो बिल्स पेबल को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है ना, बिल्स पेबल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। बिल्स पेबल अब कितना बचा, 3 लाख। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो अभी हमने देखा था क्या कि परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड इन शेयर्स, तो शेयर्स के थ्रू हमें कितना पेमेंट करना है, 3 लाख। शेयर्स के थ्रू हमें कितना पेमेंट करना है, 3 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो इशू प्राइस को मैंने आपको बताया ना, इशू प्राइस क्या होता है, तो फेस वैल्यू प्लस प्लस प्रीमियम, है ना, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू तो 100 रुपया है और प्लस प्रीमियम 100 रुपया है और प्लस प्रीमियम 50 रुपया है, तो 150 रुपये हो गए।
हमारा इशू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इसको 150 से, 3 लाख डिवाइडेड बाय 150, तो ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 2000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया। अब हमारा एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है ना, एक शेयर कितने का है 100 का है। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2 लाख। कैसे 2 लाख आया, तो एक शेयर जो है हमारा वो 100 का है, तो 2000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो 2000 इंटू 100 ये 2 लाख हो गया। और फिर 2000 इंटू 50, ठीक है, ये था प्रीमियम का 2000 इंटू 50, ये कितना हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए परचेस कंसिडरेशन के। परचेस कंसिडरेशन, या फिर अगर हम इसको कह ले इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका भी हो गया है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में तो थ्योरी पढ़ा, सेकेंड वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पढ़ा, उसमें एट पार एट प्रीमियम का हमने पढ़ा, और अभी थर्ड वीडियो हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें भी पार और प्रीमियम दोनों का केसेस हमने पढ़ा, तो हर एक केसेस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब आपका काम यह है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। आप इसी क्वेश्चंस को, आप वीडियो जब देख रहे हो तो इसी में से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है कि आपको पॉज कर देना है, पहले एक बार देख लो, फिर पॉज कर दो क्वेश्चन पे, और फिर खुद कॉपी में उसको बनाओ। और आपका एक पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी आपका एग्जाम, अब जैसे आप देखोगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख लेना कि कब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आज से ही आप रूटीन बना लो, रूटीन बना लो कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है। ठीक है, अकाउंट्स को कितने समय देने हैं, तो डेली अकाउंट्स का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो थियोरेटिकल नहीं है कि आपने एक क्लास में एक वीडियो देखा और आपसे फिर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा उसमें नहीं होगा। थ्योरीज में हो सकता है, बिजनेस स्टडीज में ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उसमें भी बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स में भी आपको टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स के, और साथ ही साथ आपको लिखना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए कि आप कैसे अपने वर्ड्स में और टेक्निकल वर्ड्स या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर्स को और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार यहाँ पे होना है। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आगे फ्यूचर के लिए भी आपको तैयार रहने हैं। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, चाहे अकाउंटेंसी, चाहे यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, किसी से भी आपको हो यहाँ पे प्रॉब्लम, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, है ना। आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी ऑन कर लो। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, और मैं इसमें अब फिर पोल भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो उसमें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पोल में भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, तो मेरा भी एक मोटिवेशन बनेगा कि मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अलग अलग तरीके से आपको ट्रेन कर पाऊंगा, अलग अलग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।